नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम निर्मला जैन द्वारा लिखित आत्मकथा ज़माने में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निर्मला जैन की आत्मकथा जो निर्मला जैन द्वारा लिखित ज़माने में हम इस शीर्षक से है। निर्मला जैन का परिचय मैंने एक अलग से वीडियो में दिया है। एक समीक्षक, हिंदी की आलोचक, स्त्री आलोचक के रूप में उनका काफ़ी नाम है। बहुत ही प्रसिद्ध जो आलोचक के रूप में उनका नाम लिया जाता है, तो उनकी आत्मकथा काफ़ी प्रसिद्ध रही है। इनका परिचय अलग से दिया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आत्मकथा को शुरू करती हूँ। ज़माने में हम, यानी इस शीर्षक का शब्दशः अगर अर्थ देखना है तो उस काल में या काल में हम, ऐसा होता है। लेखिका ने अपने ज़माने की बात की है, जिस ज़माने में लेखिका का जन्म हुआ था, उसका बचपन बीता था, उसकी शिक्षा हुई थी, उसका विवाह हुआ था और उस ज़माने में उन्होंने नौकरी की थी और उस ज़माने में उन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा था और अपने साहित्य के द्वारा या अपनी लेखनी के द्वारा हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस ज़माने की ये बात है। ज़माने की बातों में लेखिका क्या क्या नहीं करती, क्या क्या करती है, इसका पूरा लेखा जोखा इस आत्मकथा में आया हुआ है। इस संबंध में सभी घटनाओं का वर्णन इस आत्मकथा में तो आता है। उस ज़माने की सामाजिक शैक्षणिक व्यवस्था या जिस तरह की वातावरण निर्मित थी या जिस तरह परिवेश था, उस परिवेश को लेकर उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से लिखा हुआ है। इस कारण उस ज़माने में लेखिका क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया है, यह प्रश्न पाठकों के मन में उपस्थित होता है या मन में उपस्थित हुए उस प्रश्नों को अगर कहीं जानना है तो उनकी ये आत्मकथा पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम उस आत्मकथा का कथागत विश्लेषण करेंगे या उस आत्मकथा की कथा वस्तु देखेंगे तो निर्मला जैन द्वारा लिखित यह जो ज़माने में हम, यह आत्मकथा एक साहसी स्त्री की आत्मकथा है। सन 2015 में यह आत्मकथा पुस्तक रूप में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। आत्मकथा अत्यंत विस्तृत और रोचक ढंग की है। कहीं भी हमें बोरिंग नहीं करती या हमें जैसे लगे कि आत्मकथा बीच में ही छोड़नी चाहिए, ऐसा कहीं भी महसूस नहीं होता, क्योंकि लेखिका ने निर्भीक रूप से अपने जीवन के सभी सुख और दुख बयान किए हैं। आत्मकथा पढ़ते समय एक तरफ से मन में जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है कि लेखिका जो कार्य कर रही है वह किस तरह का होगा, क्या उस कार्य में वह सफल हो सकेगी या होगी क्या, उस कार्य को पूरा करते समय लेखिका किस किस तरह से संघर्ष करती है या उनको संघर्ष करना पड़ा, अब क्या मुश्किलें आएगी। इस तरह के प्रश्न और जिज्ञासा पाठकों के मन में उपस्थित होते हैं। यह आत्मकथा पढ़ने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आसान है, क्योंकि भाषा उतनी कठिन नहीं है, क्योंकि इस आत्मकथा में हर एक घटना प्रसंग एक नया नाम के साथ आता है। आत्मकथा को खंडों में विभाजित किया गया है। आत्मकथा का प्रथम खंड बचपन में वापसी, इस शीर्षक से उन्होंने अपना बीता हुआ बचपन दिया हुआ है। यह आत्मकथा लगभग 358 पृष्ठों में विभाजित है, जिसमें 50 खंड या भाग है और 2 परिशिष्ट हैं, जिसमें उन्होंने साहित्यिक मित्रों के कुछ पत्र, चिट्ठियाँ और कुछ यादगार तस्वीरें भी दी हैं, जिससे लेखक का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। आत्मकथा में जो 50 उपशीर्षक दिए हैं, आत्मकथा का कथानक इन जो परिशिष्ट में या चिट्ठियों में या जिस तरह शीर्षकों में विभाजित है, उन तस्वीरों को देखकर या इन सभी भागों को विभाजित की गई इस आत्मकथा में जो पाठक वर्ग के लिए पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने आसानी कर दी है। लेखिका की आत्मकथा ज़माने में हम एक ऐसी हिंदी की आत्मकथा है जिस आत्मकथा के माध्यम से हमें उस ज़माने के शिक्षा क्षेत्र, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र, एमफिल, पीएचडी हो या बीए के संबंध की जो शिक्षा व्यवस्था जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है, इस बारे में लेखिका ने बहुत ही खुलकर लिखा है। साथ ही हिंदी साहित्य से संबंधित तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यकार, समीक्षक, विद्वानों का परिचय भी इस आत्मकथा में हमें मिलता है। इसके साथ ही इस आत्मकथा में हिंदी साहित्य की पत्र पत्रिकाओं
के भी नाम और बहुत सारी चर्चा भी होती दिखाई देती है, जिसमें दिनमान के तत्कालीन अध्यक्ष अज्ञेय सर्वेश्वर दया सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, आलोचना पत्रिका के तत्कालीन अध्यक्ष नामवर सिंह, हंस के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे राजेंद्र यादव जी, जनयुग आदि पत्रिकाओं के बारे में भी इनके आत्मकथा में चर्चा होती है। इसके साथ ही शोध कार्य के संबंध में भी अलग अलग विषयों के नाम और शोधार्थी निर्देशक के नाम और उनका कार्य, उनका रवैया किस तरह का रहता है, यह भी इस आत्मकथा में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में लेखिका ने बहुत ही रोचक किस्से अपने अनुभव के साथ आत्मकथा में साझा किए हैं। इस आत्मकथा को पढ़ते समय यह महसूस होता है कि आत्मकथा लेखिका के निजी जीवन संघर्ष की कम है और साहित्यिक मित्र मंडली, साहित्यिक गतिविधियों और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाले कार्यों की ज़्यादा है। लेखिका ने हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, छायावाद काल, मध्य और उत्तरार्ध 20वीं 21वीं सदी का इतिहास का भी अनुभव बताया है। इस आत्मकथा में लेखिका के संबंधित औपचारिक अनौपचारिक सभी साहित्यिक गतिविधियों और साहित्यकारों का कम अधिक स्तर पर वर्णन आया है, जिससे पाठक को उस जमाने के साहित्यिक गतिविधियां और साहित्यकारों की पहचान होती है और ज़माने के बदलाव के साथ साथ एक तुलनात्मक हमें संदेश भी मिलता है, जिससे हम ये देखते हैं कि उस ज़माने में और इस ज़माने में अंतर क्या है और साम्य क्या है, हमें समझ आता है। लेखिका को लेखन की प्रेरणा अपने एक पुरस्कार से मिली। वे कहती है कि लेखिका का जब पीएचडी का शोध प्रबंध आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाये, जो नेशनल पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित हुआ था, उसे हरजिमल डालमिया पुरस्कार मिला। इस घटना से निर्मला जैन काफ़ी प्रभावित और प्रेरित होती है और उनके भीतर एक आत्मविश्वास जागृत होता है और उन्हें लेखन की प्रेरणा मिलती है। इस संदर्भ में लेखिका अपनी आत्मकथा में लिखती भी है कि इस घटना के बाद मेरे भीतर या लेखिका के भीतर पढ़ने के साथ साथ एक स्वतंत्र रूप से लिखने पढ़ने का उत्साह घर कर गया था। लेखिका ने अपनी आत्मकथा में खुलकर लिखा है अपने रिश्तेदारों के बारे में, सहकारी मित्रों या साहित्यिक मित्रों के बारे में। वह लिखती भी है कि इस आत्मकथा के बारे में कि केदारनाथ सिंह ने कहा था कि सच को स्वीकार करने और लिखने के लिए, खासकर अपनी नज़दीकी लोगों के बारे में सही टिप्पणी करने के लिए बड़े साहस की ज़रूरत होती है। और वह जो साहस है निर्मला जैन में, वह मजबूती, वह साहस है, यह उनकी आत्मकथा ज़माने में हम इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद हमें समझ में आती है। अपने परिवार एवं सगे संबंधियों के बारे में भी वह खुलकर लिखती है। जो बातें बोलने से परिवार पर क्या असर होगा या उनके और परिवार के रिश्तेदारों में या उनके आपसी संबंधों पर क्या असर होगा, इसके बारे में कतई विचार न करते हुए उन्होंने इतना खुलकर लिखा है। लेखिका की आत्मकथा के प्रकाशन के समय विख्यात जो कवि थे केदारनाथ सिंह ने लेखक से बातचीत इस कार्यक्रम में कहा था कि हिंदी अध्यापन के क्षेत्र में किसी महिला ने पहली बार आत्मकथा लिखने का साहस किया है, इसलिए सही मायने में यह कृति एक इतिहास की शुरुआत है और इसमें जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनसे यह किताब एक दस्तावेज की तरह पढ़ी जा सकती है। क्योंकि केदारनाथ सिंह ने ये कहा था कि अपने निजी, पेशेवर और सामाजिक जीवन के सभी संघर्षों की बड़ी सच्चाई के साथ सजीव ढंग से उन्होंने इस आत्मकथा में अनुभव पेश किए हैं और जो हर किसी के वश में नहीं होता, क्योंकि आत्मकथा लिखना इतना आसान नहीं होता, सच बोलना इतना आसान नहीं होता। ज़्यादातर साहित्य के क्षेत्र में काम करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, सामना करना पड़ता है और जो भी परिस्थिति उनके सामने उत्पन्न हुई उसका मुकाबला भी उन्होंने अत्यंत साहस के साथ किया हुआ है। आत्मकथा की शुरुआत में लेखिका ने अपने बचपन और पारिवारिक जीवन के बारे में बताती है, जिसमें 8 दशक पुरानी यादों को वो बटोरती है जो उनके आत्मकथा के सूत्रों को जोड़ते हैं। और लेखिका के पिता के हम जानते हैं कि 3 विवाह हो चुके थे, तो किस तरह मजबूरी में हुए थे, इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने किया है। लेखिका की माँ उनके पिता की तीसरी पत्नी थी, जिन्होंने अपने संतानों के साथ साथ सौतेले संतानों का भी पालन पोषण बहुत ही बड़े प्यार से किया था।
लेखिका ने अपने परिवार के बारे में लिखा है कि ऐसा परिवार जिसमें सौतेली की गिनती अपनों से 3 गुना थी, पर मजाल किसी की कि इसका एहसास भी हो। वे सबके खाने पीने का, कपड़े लत्ते का, बीमारी का और सामान का सबका भाव रखती थी, और हर परिवार की उस खेप को पढ़ाने या लिखाने के सारे जो प्रयत्न थे, वो प्रयत्न उनकी माँ करती थी। अब एक से बढ़कर एक वहाँ हम अनुभव पढ़ते हैं, और पढ़ने लिखने में कोई भी रुचि ज़्यादा नहीं लेता, न किसी में कला कौशल्य होता है। लेखिका के पिता ने अपने सभी बच्चों को जैसे समान पढ़ाना चाहा, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने लिखने में काफ़ी कामयाब रहे और कुछ नाकामयाब रहे। लेखिका की पढ़ने लिखने के साथ साथ नृत्य में भी काफ़ी रुचि रही है। लेखिका के पिता ने उन्हें सभी तरह की शिक्षा दी है। लेखिका के बड़े सौतेले जो भाई जायदाद के लिए अपने पिता की तीसरी शादी नकारते हैं और उसका विरोध करते हैं। पंचायत में ये मसला भी चलता है। इस घर में आए हुए संकटों के कारण लेखिका के पिता बीमार पड़ जाते हैं और एक दिन उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। पिता की जायदाद में चाचा तथा 3 पत्नियों के संतानों में बंटवारा हो जाता है, लेकिन लेखिका की माँ के बच्चे छोटे थे, इसलिए उनके हिस्से में सिर्फ पुश्तैनी जो उनका मकान था वो आता है। लेखिका की माँ अपने बच्चों को बड़े ही कठिन परिस्थितियों में पालती है। अकेली घर को चलाना या चलाने वाली थी, इस कारण निर्मला का संगीत का क्लास जो है बंद कर देती है। जो मकान हिस्से में आया था उस पर भी सौतेले भाई ने मुकदमा चलवा दिया और लेखिका या निर्मला जैन अपनी माँ की मदद करती है। मुकदमे के कारण वह हर तारीख के लिए कोर्ट जाती है। वह स्वयं संघर्ष करती है। लगभग यह जो मुकदमा है 26 साल तक अदालत में चला। ये वाकई बहुत बड़ा समय है जिस समय में इन्होंने अपने माँ का साथ दिया और ये मुकदमा जो उन्होंने जीता वह अपनी माँ के साथ हर दम रहती है। अब निर्मला का जब विवाह होता है तब वो बीए में प्रथम वर्ष में थी। शादी के बाद भी वह अपनी शिक्षा जारी रखती है। श्री विद्यासागर जैन जी के साथ उनकी शादी होती है जो इंजीनियर थे। उनका दिल्ली में फायर इंजन का व्यापार था। शादी के 3 साल बाद उनको 2 बच्चे हो जाते हैं। तब वह अपने बीए को पूर्ण करने की बात करती है। पति भी सहमति देते हैं, अर्थात निर्मला ने अपनी दोबारा पढ़ाई 4 साल बाद पूरी की थी और पढ़ाई के बाद वो नौकरी के लिए अर्जी करती है। यहाँ पर निर्मला जैन को या लेखिका को नौकरी भी मिलती है। इस आत्मकथा में बहुत से बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार, विद्वान और जो विद्वानों का सहभाग या उनका कार्य और उनका नाम भी आता है, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर नगेंद्र जी का और उनके विभाग का वर्णन आया है, जिससे उनके साहित्यिक कार्य साथ ही कुछ हद तक वह उनके अपने मित्रों के और अपने छात्रों के प्रति उनका जो रवैया है, सहकर्मियों के साथ उनका जो रवैया है वह भी आता है। ये विस्तार से उन्होंने लिखा है। नामवर सिंह जो लेखिका के साहित्यिक सलाहकार भी बने थे और वे एक उनके अच्छे दोस्त भी बने थे, जिनका हमेशा लेखिका को सहयोग रहा है। जैनेन्द्र राजेंद्र यादव जी यह लेखिका के साहित्यिक गतिविधियों में सहभागी लेने वाले दोस्त रहे हैं। मनु भंडारी जी, उषा प्रियवेदा जी, कृष्णा सोबती जी यह लेखिकाएं भी अत्यंत निकट की सहेलियां जो निर्मला जैन की है। और इसमें मैथिली शरण गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, डॉक्टर रामदर्श मिश्र, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर उदय भानु सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर बच्चन सिंह, देवीशंकर अवस्थी, नरेंद्र शर्मा, दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, हरिवंश राय बच्चन, रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय और भी सुमित्रानंदन पंत आदि बहुत सारे विद्वानों के नाम आते हैं, जिसमें आलोचना के क्षेत्र में लिखने वाले, आलोचनात्मक ग्रंथ का साथ देने वाले अन्य साहित्यकारिक मित्रों में भी उनका नाम यहाँ आता है। लेखिका इन साहित्यिक मित्रों के साथ अपने पति के रिश्ते के बारे में भी बहुत सारी बातें करती कि उनको लगता है कि दिलचस्प बात यह थी कि साहित्यिक मित्रों की इस जमात के साथ जैन साहब का भी
काफ़ी अद्भुत तालमेल था, क्योंकि हमारी गपशप से, यानी लेखिका कहती है कि हमारी गपशप से विषय के स्तर पर उनका कोई संबंध नहीं था। विश्वविद्यालय और साहित्यिक दुनिया उनकी बातों से बहुत दूर दूर तक थी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपनी मेहमान नवाजी, अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, अच्छा संचलन करना, इसमें भी खुशी पाते थे। लेखिका ने या निर्मला जैन ने इन साहित्यिक मित्रों के साथ आए हुए अनुभव तो अपनी आत्मकथा में बताए हैं। कुछ साहित्यिक मित्रों के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध भी था, पर इसके साथ ही साहित्यिक गोष्ठियाँ, सम्मेलनों के माध्यम से साहित्यिक चर्चा और बातचीत भी होती थी, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। इसमें ये दिखाई देता है कि निर्मला जैन का व्यक्तित्व कैसा रहा है, अपने साहित्यिक मित्रों के साथ कितने आत्मीय संबंध इनके रहे हैं। लेखिका का एक निडर व्यक्तित्व, जो मेहनती, अभ्यासु और साहसी एक स्त्री का है, और इसका परिचय हर एक विद्वान को तो होता ही है, लेकिन जब वह आत्मकथा पढ़ते हैं तो आत्मकथा पढ़ने के बाद हमें भी हो जाता है। लेखिका अपनी आत्मकथा में ये भी लिखती है कि नामवर सिंह और जैनेंद्र जैसे विद्वान के साथ उनका संपर्क भी रहा है, और इस पर उन्होंने कहा कि यह आत्मकथा कोई ऐसे किस्सा नहीं है या किस्सा गोई है, ये सच है। और पर इतना जो जिनके या लेखिका के या निर्मला जैन के यादों में रहा है वही है। लेखिका ने अपनी आत्मकथा में, या निर्मला जैन ने अपनी आत्मकथा में पारिवारिक मुसीबतों का वर्णन भी किया है। अपनी आंखों के सामने जो अपनी माँ, बहन और पति की मौत का सदमा भी उन्होंने देखा है। वो उस दुख से बाहर निकलने के लिए वह किस तरह स्वयं को हमेशा कामों में व्यस्त रखती है। 14 वर्ष तक लेक्चरर पद पर कार्य किया, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर वह नियुक्त हो जाती है। लेखिका ने विभाग के काम संभालते हुए साहित्यिक गतिविधियों के संबंधित कार्यक्रम भी रखे। विभाग में काम करते समय काफ़ी संकटों का सामना उनको करना पड़ा था, फिर भी वह उसमें सफल हो जाती है। लेखिका अपनी आत्मकथा में कामकाजी स्त्रियों के बारे में लिखती है, जो स्त्रियां घर और परिवार संभालते हुए बाहर के काम भी करती हैं, नौकरी करती है। उस कामकाजी स्त्रियों का संघर्ष भी बताती है, क्योंकि कामकाजी महिलाओं के जीवन की विडंबना पूर्ण सच्चाई इस आत्मकथा में आती है। और उस अवसर पर वो खुशी का हो या गम का हो, जिम्मेदारियों का बोझ वह लेते, वह भागती रहती है, और वो गुंजाइश यह नहीं रहती कि कहीं भी किसी को बोलने के लिए वो कुछ भी थोड़ा सा भी समय दे, उससे जुड़ी अनुभूतियों या गलत कहने के लिए, कुछ कहने के लिए वह किसी को प्रेरित करे, ऐसा उसके पास समय ही नहीं है। जिम्मेदारियों का बोझ उन्हें यह गुंजाइश ही नहीं देता कि वह उससे जुड़ी अनुभूतियों को बने रहने की लंबी छुट्टी दे, और ठोस वास्तविकता का मौका पाते ही अपना दबाव बनकर उन्हें ऐसे भाव स्थितियों का पलायन मार्ग करना पसंद नहीं है। ऐसा होना कितना मददगार होता है, यह वह कहती है। तत्कालीन समाज में भले ही ये बातें नहीं थी स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियां खुलकर जी सकती है, खुलकर रह सकती है, उस मानसिक स्वास्थ्य को अपनाते हुए भी वह अनुकूल परिस्थिति के विपरीत जाकर प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह लड़ती है, संघर्ष करती है, और अपने जीवन साथी के चले जाने का अकेलापन भी महसूस करती है। तो लेखिका पति के 13वीं के तीसरे दिन ही विश्वविद्यालय जाना शुरू कर देते हैं। अपने जीवन में उन्होंने काफ़ी विदेश यात्राएं भी की हैं। लेखिका ने अपनी आत्मकथा में कुछ अंत में परिशिष्ट में हिंदी साहित्यकारों के पत्रों को हुबेहू उतारा है, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, विष्णुकांत शास्त्री, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा जी, उषा प्रियव्रता जी आदि के पत्र दिए गए हैं। उन पत्रों का ब्यौरा दिया है हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी। इनके बारे में भी उन्होंने कुछ तस्वीरें, यादगार तस्वीरें हमारे साथ साझा की हैं, जो इस आत्मकथा की मौलिकता को और बढ़ाते हैं। आत्मकथा की भाषा के एक एक शब्द को सलीके से गढ़ा गया है। लेखिका ने अपने जीवन को पूरी सच्चाई के साथ आत्मकथा में प्रस्तुत किया है। निर्मला जैन के जीवन के संघर्ष को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि स्त्री जीवन हर हालत में एक तरफ से कष्टदायक होता है, उसका सामना करना आना चाहिए। लेखिका ने अपने भोगे हुए जीवन कष्टों को स्वयं अपने लेखनी से, स्वयं भोगे हुए अनुभव को उन्होंने लेखनी से उतारा है।
अपने जीवन सुख दुख के पलों को सिलसिलेवार प्रस्तुत किया है। इन सभी बातों को पढ़ने के बाद आत्मकथा पाठकों को या पाठकों के दिल को छू जाती है, जिससे एक बार पढ़ने के बाद कोई भी पाठक आसानी से भूल नहीं सकता है। अब इस आत्मकथा के कुछ निष्कर्ष बन पड़ते हैं। लेखिका के पारिवारिक जीवन का चित्रण तो इसमें है ही, जिसे वह माता पिता के संघर्ष भरी कहानी के द्वारा बताती है। पिता के जाने के बाद माता का अकेला घर पर रहना, पूरे घर को संभालना और निर्मला का अपना संगीत छोड़ना भी वो बताती है। पिता की जायदाद के लिए होने वाले झगड़े किस तरह अदालत तक चले जाते हैं और कितने सालों तक वह चलते हैं, यह भी इसमें आता है। लेखिका की शादी जल्दी हो जाती है, इस कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती, फिर भी वह हार नहीं मानती और शादी के बाद 2 बच्चों के बाद वह अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करती है। घर परिवार संभालते हुए भी वह अपनी पढ़ाई पूरी करती है, साथ ही नौकरी भी करती है। यह सब कुछ करते हुए भी निर्मला ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना बड़ा ही हंसकर किया है। एक स्त्री को नौकरी करते समय मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ता है और निर्मला उन सब का सामना बड़ी बहादुरी से करती है। शिक्षा क्षेत्र में होने वाली अनुशंसा और गुरु शिष्यों का वाद भी हमें इस आत्मकथा में पढ़ने को मिलता है। नौकरी के जगह पर सहकर्मियों द्वारा किए जाने वाले हीन भावना का वर्णन और साथ ही एक दूसरे को पीछे खींचने की मानसिक प्रवृत्ति का वर्णन भी इसमें विस्तार से मिलता है। बड़े पद और अध्यक्षीय पद को पाने के लिए अनुशंसा लगाने की प्रवृत्ति भी इसमें लिखी गई है, जो तत्कालीन समय के दिल्ली विश्वविद्यालय के राज खोलती है। यह आत्मकथा स्त्री केंद्रित है, फिर भी साहित्यिक और शिक्षा क्षेत्र में होने वाले कार्यों का लेखाजोखा इस आत्मकथा में पाठकों को पढ़ने के लिए मिलता है। अब इस आत्मकथा में लेखिका ने एक जगह पर कहा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी लेकिन नाचना नहीं छोड़ूंगी। उनको नृत्य इतना प्रिय था, इसलिए वो कहती कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी लेकिन मैं नाचना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उनका शौक़ था कि वो नृत्य करें। तो नृत्य उनको बहुत ज़्यादा पसंद था या प्रिय था, ये हम कह सकते हैं। आज भी निर्मला जैन दिल्ली में वास्तव में है और अपने लिखने के द्वारा, अपने आलोचनात्मक दृष्टि के द्वारा हिंदी जगत में कार्यरत है, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, तो निर्मला जैन की ज़माने में हम, यह जो आत्मकथा है आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।